चलिए दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश जो मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पहुंच गए हैं खिलजी वंश पर। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है गुलाम वंश की, और जो खिलजी वंश है वो सल्तनत काल में सबसे कम वर्ष तक शासन करता है, यानी केवल 30 वर्षों तक शासन काल इसका रहता है। तो देख लेते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें। तो गुलाम वंश के देखते हैं। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कैयूमर्स, ठीक है। कैमूर्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो इनकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि क्या होता है कि कैमूर्स पैरालाइज हो जाते हैं, जिससे जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं, जिसके लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, वह इनकी हत्या कर देता है और दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। और यह एक निम्न वर्ग के तुर्क होते हैं जो गुलाम वंश के अंडर में ही काम करते हैं, और ये अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लेते हैं, और कैमूर्स की हत्या करने के पश्चात में ये राजा बन जाते हैं। तो सबसे पहला राजा कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हमें क्या करना है, इस पूरी डायनेस्टी में 3 राजाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा व्यू लेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। इनकी जो शासनकाल रहता है 1290 से लेकर के 1296 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। इनका जो शासनकाल रहता है 20 वर्षों तक रहता है, 1296 से लेकर के 1316 तक, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मुबारक शाह खिलजी की, जो 1316 से लेकर के 1320 तक शासनकाल इनका रहता है, ठीक है। तो ये बात रही 3 राजाओं की। और हम अब हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिनका शासनकाल रहता है 1290 से लेकर के 1296 तक, 6 वर्षों तक, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ये एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अत्यंत उदार होते हैं। भाई, जब कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात थोड़ा बहुत उसमें उदारता आ जाती है। तो ये अत्यंत उदार व्यक्ति था। और इसका जो राज्याभिषेक होता है, यहाँ पर जन्म नहीं दोस्तों, जो राज्याभिषेक होता है वो होता है किलोखरी या कोलागढ़ी, जो बलबन का राजमहल होता है, इसी में क्या होता है, इसका राज्याभिषेक होता है। और ये अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है, लेकिन ये क्या करता है, अपनी राजधानी किलोखरी को ही बनाता है, ठीक है। अपने शासनकाल में ये क्या करता है, एक विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवान ए वकूफ़। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसे क्या कहते हैं, इसे राज्य की कागजों की देखभाल करने वाला विभाग बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही दक्षिण भारत का अभियान हुआ था, और इस अभियान को अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जैसे ही फिरोज शाह खिलजी राजा बनता है, शासक बनता है, उसके पश्चात में जो मणिकपुर प्रांत के जो मलिक होते हैं, जो जो छज्जू होते हैं, छज्जू क्या करते हैं, इस छज्जू का विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आसानी से दबा देता है। इसके पश्चात में यहाँ पर अब्दुल्ला का जो मंगोल आक्रमण भी होता है, और इसका भी सफलतापूर्वक दमन करता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये आक्रमण करना चाहता है हमीरदेव के रणथंभौर किले पर, और ये एक अत्यंत अभेद किला होता है जिस पर बलबन ने भी पहले आक्रमण किया था, लेकिन वह उसे भेद नहीं पाता है। तो एक बार ये भी प्रयास करता है, लेकिन जब देखता है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को, वहाँ के एक दृढ़ किले को देखता है, और वहाँ की व्यवस्था को देख कर के ये अपना विचार त्याग देता है, क्योंकि जो रणथंभौर का किला है वो अभेद किला था। तो ये तो बात हो गई किसकी दोस्तों? फिरोज शाह खिलजी के बारे में। आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये देख लेनी है। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसके भतीजे व दामाद, देखिए ये क्या करता है, ये अपनी पुत्री की शादी भी किसे कर देता है, ये अलाउद्दीन खिलजी से करता है, ठीक है। और ये इसका भतीजा होता है, जिसके कारण ये भतीजा और दामाद दोनों कहलाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर दो इनके जो सेनापति होते हैं, जिनका नाम होता है, 2 व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है इख्तियारुद्दीन हुद और मोहम्मद सलीम, इनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी करवा देता है हत्या किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। क्यों हत्या होती है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है देवगिरी पर, ठीक है, तो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन जो खिलजी होता है वो मना कर देता है कि आपको दक्षिण भारत का भी अभियान नहीं करना है। लेकिन ये क्या करता है, ये
अत्यधिक संपत्ति को देख करके ये क्या करता है, देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के पश्चात में वहाँ पर भारी लूटपाट भी करता है, नरसंहार करता है। जो इस चीज़ को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक्सेप्ट नहीं करता है और ये क्या करता है, तुरंत बुलाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को तुरंत बुलाता है कि आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली नहीं जाता है और ये षड्यंत्र करने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इसके जो सैनिक होते हैं इसको भड़काते हैं फिरोज शाह खिलजी को कि जो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शर्मिंदा है अपने इस काम के लिए, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी स्वयं मिलने के लिए जाता है किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। और इतने में ही क्या होता है, जब वो गले मिल रहा होता है तो इसके दो जो सैनिक होते हैं, इख्तियारुद्दीन हुद और मोहम्मद सलीम, ये क्या करते हैं, इसकी चाकू घोंपकर हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से अंत हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी का। और अब चालू हो जाता है समय किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो फिरोज खिलजी हैं इनकी मृत्यु होती है, वहाँ दिल्ली में क्या होता है, इनके जो परिवार वाले हैं वो क्या कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और ये विद्रोह 3 महीने तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुँचता है, वो सबसे पहले क्या करता है, जितने भी लोग होते हैं फिरोज खिलजी के, यानी जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं फिरोज खिलजी के, उन सबकी वो हत्या करवा देता है। जिसमें इसके जो दो बेटे होते हैं, मुख्य 2 बेटे होते हैं, आरकली खां और रुकनुद्दीन इब्राहिम, इसकी हत्या करवा देता है। और उसके पश्चात में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसका नाम होता है, इसका जो बचपन का नाम था दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया, आपको याद रखना, अली या गुरसप, ठीक है। इसे आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, अली या गुरसप इसके बचपन का नाम था। इसने उपाधि धारण की थी जिसका नाम था सिकंदर ए सानी, ठीक है, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की। इसने यह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, ठीक है। इसकी महत्वाकांक्षाएं अत्यंत विस्तृत थी, इसीलिए अपना क्या करता है, एक मुस्लिम धर्म की तरीके से धर्म चलाना चाहता था। लेकिन वहाँ के उस समय के जो उलेमा थे, जो विद्वान थे, उन्होंने इसको समझाया और इसने फिर क्या किया, अपना निर्णय बदल लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद सेना, यानी सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अतिरिक्त ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, आपको याद रखना है कि घोड़ा दागने एवं हुलिया प्रथा, जो हुलिया यानी जो सैनिकों का हुलिया तय करने की शुरुआत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। आपको याद रखना, एग्जाम में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तृत साम्राज्य था, जो जीत थी, जो वो सिकंदर बनने की जो क्षमता रखता था, या जो अपने अंदर विश्वास रखता था, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले ये 4 व्यक्ति थे। वो कौन थे, तो ये 4 प्रमुख सेनापति थे। इनका पहले का नाम था जाफर खां, उलूग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता है और सभी का इम्पोर्टेंट रोल है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो मलिक काफूर था, ये एक 7 फुट का लंबा चौड़ा एक हिजड़ा था जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन ने अपने राजस्व कर की क्या किया, जो उपज थी, उपज का 50% यानी आधा लेना प्रारंभ कर दिया। और इसके अतिरिक्त जो लूट का धन होता था उसमें 75% जो भी लूट का धन होता था उसको राजकीय कोष में जमा किया जाता था और 25% में सैनिकों को बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार की कार्य व्यवस्था चलाई अपने राज्य में कौन, हम देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रमुख मंगोल आक्रमण कौन कौन से हुए। तो सबसे जो प्रमुख मंगोल आक्रमण हुए, सबसे पहले हुए कुतलुक, ख्वाजा और सल्दी, ये मंगोल आक्रमण हुआ जिसका दमन किया जाफर खान ने। जाफर खान एक अत्यंत वीर सेनापति था और इसने क्या किया, उस समय जो मंगोल आक्रमण अधिक हो रहे, तो जो मंगोल थे अत्यंत बर्बर जात थी, मध्य एशिया की अत्यंत बर्बर जात थी, जिसको जाफर खान ने क्या किया, 30 कोस पीछे हटने के लिए हटना पड़ा, यानी 30 कोस पीछे हटना पड़ा इस मंगोल सेना को। इतना वीर था कौन, जाफर खान। इसके अतिरिक्त नुसरत खां की अगुवाई में भी अली बेग और तरगी बेग, ये मंगोल आक्रमण हुए जिसका दमन किया नुसरत खां ने। उलू खां ने कादर खां के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ उसका दमन किया। और मलिक काफूर, जो कि हमने बताया कि अत्यंत वीर ये हिजरा था 7 फीट का, इसने क्या किया, कुबक के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ है उसका ये दमन करता है कौन, मलिक काफूर काल में, ठीक है। भी मंगोल आक्रमण हुए उनका जो वर्ण, ठीक है। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान चलता है वो क्या करता है, एक नीति के आधार पर इन विजय अभियानों को प्रारूप देता है। पहले क्या करता है, जो उत्तर भारत पर ये विजय अभियान चलाता है
उसकी नीति ये रखता है कि जब कोई भी जब उत्तर भारत पर आक्रमण करता है, उसे जीतने के पश्चात में वो दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, यानी उसको दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लेता है। लेकिन दक्षिण भारत में जब वो आक्रमण करता है तो वहाँ के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर अपने अधीनस्थ किसी को राजा बनाता है और वहाँ से कर प्राप्त करता रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ये आक्रमण वो करता है। तो जो उत्तर भारत के आक्रमण होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे गुजरात विजय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर की विजय, चित्तौड़ की विजय, मालवा की विजय। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण और वारंगल या तेलंगाना आक्रमण, होयसाल का आक्रमण और पांड्य राज्यों पर आक्रमण। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जब उत्तर भारत पर वो आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत में मिलाता है उन राज्यों को, और जो जीते हुए राज्य हैं अगर दक्षिण भारत में करता है वहाँ पर अपने किसी सेनापति को नियुक्त करता है। एक नीति थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले हम विजय देख लेंगे गुजरात विजय। ठीक है, तो गुजरात में क्या होता है, थोड़ी सी कहानी देखेंगे कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। कब किया? 1299 ईस्वी। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? मलिक काफूर। अचानक हमला होने के कारण क्या होता है, जो कर्ण बघेल होता है वो बिना युद्ध लड़े भाग खड़ा होता था है, जिसके कारण क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इस पर क्या करता है, अत्यधिक लूटपाट करता है और इसकी पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है कमला देवी। कमला देवी को अपने साथ ले आता है और इनसे विवाह कर लेता है। तो गुजरात विजय होता क्या है ये भी समझ लीजिए, थोड़ा सा कहानी बता देते हैं आपको कि जो कर्ण बघेल होते हैं इनके राज्य में इनका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है माधवगुप्त। अब माधव की पत्नी को क्या करता है, मंत्री होता है माधव, और उसकी पत्नी जिनका नाम होता है कमला देवी। ठीक है, इनको क्या करता है, जबरदस्ती ये कर्ण बघेल अपने यानी विवाह कर लेता है, अपने पास रखता है, जिसके कारण वो माधव गुप्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं जाकर किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। वही कहते हैं कि आक्रमण करने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, और जब वो आक्रमण करते हैं वो सोचते हैं कि हमारी पत्नी भी हमको मिल जाएगी और राज्य भी मिल जाएगा। लेकिन होता कुछ अलग है कि उसे ना राज्य मिलता है और उसकी पत्नी भी उसको पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपनी पत्नी बना लेता है, यानी उससे विवाह कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कहानी थी गुजरात विजय की। ठीक है, अब दूसरी जो विजय होती है वो रणथंभौर की विजय होती है। ठीक है, ये 1300 और 1301 में होती है। उस समय जो रणथंभौर के राजा रहते हैं, राजा हमीरदेव अत्यंत वीर होते हैं। ठीक है, और ये जब अलाउद्दीन खिलजी इन पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के पश्चात में ये 2 बार जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ये 2 बार हराते हैं। लेकिन क्या होता है, इनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है रणमल। रणमल के विश्वासघात के कारण ये इन पर फिर से आक्रमण होता है और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इनके जो जितने भी राज्य की महिलाएं होती हैं वो इस बर्बरता को यानी इस बर्बरता से बचने के लिए जौहर व्रत का पालन करती हैं, जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने किया है, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही था। ठीक है, क्यों इतना नरसंहार क्यों होता है, तो नरसंहार इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मेन सेनापति होता है उस समय नुसरत खां इस युद्ध में मारा जाता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के पश्चात में वह कत्लेआम कर देता है। देखते हैं तो ये थी चित्तौड़ विजय। ठीक है, तो रणथंभौर के पश्चात में जो अगली विजय होती चित्तौड़ विजय होती, यहाँ पर केवल जो लड़ाई होती है वो पद्मावती को देखने के लिए होती है। देखो पद्मावती कुछ मंत्री आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से जब वो जो कमला देवी से विवाह कर लेता है तो उसके पश्चात में कुछ मंत्री आकर बताते हैं कि कमला देवी तो कुछ नहीं है, अगर आप चित्तौड़ की रानी पद्मावती से विवाह कर लें, यानी पद्मावती उस समय भारत की बताया जाता है, जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्णन किया है तो पद्मावती के बारे में, और पद्मावती मूवी भी आपने देखी होगी, तो जिस प्रकार से वर्णन किया उन्होंने बताया कि उस समय भारत की सबसे जो सुंदर स्त्री थी वो पद्मावती थी, अत्यंत गुणवान स्त्री थी। तो इसको एक इतनी प्रशंसा इनकी सैनिक कर देते हैं पद्मावती के बारे में कि जो अलाउद्दीन जो खिलजी होता है वो एक बार देखने के लिए केवल इतना कहता है कि मंत्री से काफ़ी बार वो भेजता भी चित्तौड़ हमें, जो राजा रतन सिंह इनके पास में मंत्री भी अपने भेजता है कि केवल हम क्या करेंगे कि पद्मावती को देखने के लिए, यानी केवल हम देखना चाहेंगे पद्मावती को। तो इसीलिए जब राजा रतन सिंह नहीं मानते हैं तो इन पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। तो यहाँ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के पश्चात में जो राजा रतन सिंह हैं ये तो नहीं मिलते हैं, ये भाग जाते हैं, और इसके पश्चात में जो पद्मावती है अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वो क्या करती है, वो जौहर व्रत का पालन करती है। तो जौहर व्रत के पालन के पश्चात में इससे क्या होता है, अब
जो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती जब पद्मावती, तो अत्यंत वो क्रोधित हो जाता है। इतना क्रोधित होता है, उस समय बताया जाता है कि लगभग 30,000 राजपूत राजाओं का वो बेरहमी से कत्ल कर देता है। इतना क्रोधित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, इतना क्रोधित हो जाता है कि लगभग 30,000 राजपूत जो होते हैं उनका सर धड़ से अलग कर देता है। तो ये केवल लड़ाई हुई थी किसको, पद्मावती को देखने के लिए, ठीक है। तो ये थी चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की। उसके पश्चात में मालवा विजय, ठीक है। अब वो धीरे धीरे दक्षिण भारत है उसकी ओर बढ़ रहा है, और 1305 ईस्वी में जो एनाउल मुल्क होते हैं इनके नेतृत्व में सेना भेजता है, और यहाँ के राजा होते हैं दोस्तों वो महलक देव को हरा देता है, और मालवा पर जो क्या करता है वो विजय प्राप्त करता है, और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, मालवा को भी, ठीक है। उस समय मालवा का जो क्षेत्र होता है अत्यंत विस्तृत क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर भारत का समस्त क्षेत्र, केवल कश्मीर, नेपाल और असम, इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो समस्त उत्तर भारत होता है उस पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन के बारे में। तो ये तो बात हुई। तो दक्षिण भारत में जो सबसे पहला आक्रमण होता है वो आक्रमण होता है देवगिरी पर, ठीक है। देवगिरी के उस समय के जो राजा होते हैं वो रामचंद्र देव होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी रामचंद्र देव पर आक्रमण होता है, और आक्रमण होने के पश्चात में ये राजस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अत्यधिक लूटपाट होती है, ये राजस्व देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात में ये राजस्व देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके परिवार सहित अलाउद्दीन खिलजी फिर से आक्रमण करता है, और इनके परिवार सहित क्या करता है, इनको बुला लेता है। कहाँ, दिल्ली में बंदी बनाकर इनको रखता है। यानी यहाँ पर बंदी नहीं बनाता है, वो लेकर तो आता है, लेकिन बाद में क्या करता है, यहाँ पर अत्यंत सम्मानपूर्वक इनके साथ में व्यवहार करता है, और इनको दिल्ली सल्तनत में 6 महीना तक इनको रोकता है। और यहाँ पर जो ये सबसे अच्छा व्यवहार करता है इनके साथ में, बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, और जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, ये अपनी पुत्री जिसका नाम होता है सत्यपाली का विवाह ये सुल्तान से कर देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है, इसको देवगिरी जो शासक होते हैं रामचंद्र देव को एक उपाधि देता है जिसका नाम था राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी देता है इसे। और इसके अतिरिक्त 1 लाख सोने के टंके भी देता है, 1 लाख सोने के सिक्के देता है, और देने के पश्चात में उसे नवसारी, गुजरात का नवसारी जिला देकर के सम्मानपूर्वक विदा कर देता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, और उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को भी हरा करके क्या किया, उसको अपने अधीनस्थ बना लिया। अब हम देखेंगे तेलंगाना आक्रमण, ठीक है। तेलंगाना धीरे धीरे पहुंच जाता है, और यहाँ पर वारंगल का आक्रमण होता है, वारंगल पर आक्रमण होता है। तो 1309 से 10 ईस्वी में होता है। इस समय क्या, तेलंगाना के जो शासक होते हैं वो होते हैं रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है, रुद्रदेव द्वितीय। और इसकी जो राजधानी रहती है दोस्तों वारंगल रहती है। और इस युद्ध में भी क्या होता है, ये जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होते हैं ये हार जाते हैं, और हारने के पश्चात में इनको अत्यंत उपहार देने पड़ते हैं सुल्तान, जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। इसके पश्चात में ये दक्षिण भारत में पांड्य राज्यों पर भी आक्रमण करता है, और इसका नेतृत्व कर रहा होता है कौन, मलिक काफूर। ये मदुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ के जो राजा होते हैं वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगता है, वो चला जाता है, यानी भाग जाता है, और जिसके कारण ये भारी लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के पश्चात में ये चले आते हैं। तो दक्षिण भारत का केवल एक यही राजा रहता है वीर पांड्य, जिसको अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी अधीनता अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता ये स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, आपको याद रखनी है चीज़। तो ये हुआ दक्षिण भारत में। अब देखेंगे जो लास्ट आक्रमण होता है वो दोस्तों होयसाल का आक्रमण होता है, जो 1311 ईस्वी में होता है। इस समय यहाँ का जो शासक होता है बल्लाल देव तृतीय होता है, और इसकी जो राजधानी होती है वो होती है द्वार समुद्र, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ क्या होती है, द्वार समुद्र। और इसने भी क्या किया, अंत में क्या करता है, यह भी सुल्तान की अधीनता राज्य हो जाता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक कार्य हैं इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। पहला इसने क्या किया, देखिए जब वो दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था उस समय इसके राज्य में जो अमीर वर्ग थे, जो उस समय के जो अमीर वर्ग थे उनमें क्या हो गया था दोस्तों, अमीरों में और जो कि मलिक थे उस समय, ठीक है, यानी जो राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी लोग थे, ठीक है, उनके पास अत्यधिक धन जमा हो गया था, अत्यधिक पैसा आ गया था, क्योंकि दक्षिण भारत पर वो अभी दक्षिण भारत अभियान चला रहे हैं, इसीलिए इसके क्षेत्र में तो अत्यधिक क्या हो गया था कि मद निषेध अत्यधिक बढ़ गया था, ठीक है।
लोगों मतलब जनता की कोई परवाह नहीं करता था। जनता में अत्यंत असंतोष था। जो मलिक थे उस समय अमीर थे, ये एक दूसरे से इनके पास अत्यंत जो पैसा आ गया था, जिसके कारण ये बिल्कुल भी शासन व्यवस्था पर और जनता पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और अत्यधिक इनको जो भूमि, क्योंकि वो जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, वो अत्यंत क्षेत्र जीत चुका था, जिसके कारण जो सैनिक थे, उसके जो अधिकारी थे, उनको prescript भूमि के रूप में बहुत सी चीज़ें मिल गई थी। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों के लिए उसने, जैसे ही वो दिल्ली आता है तो सबसे पहले पता लगाता है कारणों का, और कारणों का पता लगाने के पश्चात में वो क्या करता है, सबसे पहले करता है ये कि जनता की गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। ठीक है, तो पहला काम वो कर देता है, जिससे कि पहली समस्या समाप्त हो जाती है, यानी जो जनता की समस्याएं हैं उनको राजा तक पहुंचाया जाए। तो जब गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, तो जब गुप्तचर बताते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या हो गई है आपके राज्य में, वो पहली समस्या है मद निषेध, यानी मद यानी अत्यधिक जो मदिरापान है वो प्रारंभ हो गया है। मलिकों और जो अमीरों पास अत्यधिक धन संचय हो गया है। तो इन चीज़ों को क्या करता है, सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। फिर क्या करता है, जब इससे पता चलता है कि मद यानी मदिरा की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये मद निषेध करवा देता है, यानी मदिरा बंद करवा देता है अपने शासन में। अपने जितने भी राज्य होते हैं उसमें मदिरा बंद करवा देता है, और अपने जो महल होते हैं, यानी अपने जो राजकीय क्षेत्र होते हैं, केवल उसमें ही मदिरा चलती है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, जो मलिक और अमीरों में जो अच्छे संबंध हो गए थे, जो एक दूसरे से षड्यंत्र करने लगे थे, षड्यंत्र विद्रोह करने लगे थे, इन पर उसने रोक लगा दिया। ठीक है, कि अब किसी भी प्रकार से कोई भी मलिक, कोई भी अमीर क्या करेगा, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी नहीं स्थापित करेगा एक दूसरे में। तो ये भी समस्या का समाधान कर दिया। और जो चौथा काम करता है इम्पोर्टेंट, जितनी भी पुरस्कृत भूमि होती है, जो राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा जो दी गई है, ऐसी भूमि को एक खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कौन सी भूमि, यानी राज्य की भूमि में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है उनसे, सबसे ये इस प्रकार की सभी चीज़ें छीन लेता है। तो ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि खालसा भूमि में जो वक्फ की भूमि है, जो उसको खालसा भूमि में किसने परिवर्तित किया, तो किसके शासनकाल में ये चीज़ हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है वो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, क्योंकि उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अत्यंत, उसकी जो सेना थी वो बहुत ही विस्तृत थी, बहुत ही ज़्यादा सेना थी, और उसको नगद वेतन देने का वादा भी किया था। इसके लिए उसने क्या किया कि उसके पास में इतना धन संचय नहीं था जिससे कि वो इतनी बड़ी सेना को धन दे सके। तो इसीलिए इसने क्या किया, बाजार पर नियंत्रण किया। इसमें क्या किया इसने, तो 4 प्रकार के बाजार बनवाए। पहला इसने मंडी ये क्या था, ये अनाज का बाजार था, ये अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 इसने अधिनियम भी बनाए। ठीक है, और पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो अनाज के मूल्य थे, क्योंकि जो जनता जो सैनिक थे उनको सबसे प्रथम जो आवश्यकता थी वो अनाजों की थी। इसका उसने क्या किया, मूल्य का निर्धारण करवा दिया कि इतने से ज़्यादा कोई भी अनाज नहीं बेच सकता है, और इसके लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था सहाना ए मंडी। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये जितने भी जमाखोर थे, जितने भी दलाल थे, उन पर ये नियंत्रण करता था, और नियंत्रण करने इनको कठोर दंड भी देता था। ठीक है, तो पहला क्या बना दिया इसने, मंडी बना दिया। फिर दूसरा बनाया सराय दल। ठीक है, न्याय का स्थान। ठीक है, इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह का जो सरकारी प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कपड़े हुए, मेवे हुए, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी, इस प्रकार की चीज़ें बाजारों का उसने निर्माण किया। तो 2 प्रकार हो गए। दूसरा कौन सा है, अब यहाँ पर जो अत्यधिक जब वो आक्रमण करता था, वहाँ से अत्यधिक जो बंदी बनाए गए जो पुरुष होते थे, उनको ला करके जो दास थे, यानी घोड़ों, दासों, जो दास हुआ करते थे, ठीक है, मवेशियों का बाजार एक बनाया। इसमें क्या था, यहाँ पर जो भी किस्म थी, किस्म के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार, यानी कद काठी के अनुसार ही क्या किया जाता था, मूल्य का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, फिर एक सामान्य बाजार की स्थापना की। इसमें क्या, जितनी भी आम जरूरत की सामान थी उनका भी मूल्य निर्धारित कर दिया। ठीक है, सभी का मूल्य निर्धारित किया, जिससे कि जो सैनिक जो भी वेतन पाते थे उसके बदले में उनका जो खर्चा था
जो आय व्यय का जो संतुलन है वो अच्छी तरीके से बन गया। ठीक है, तो चार अब देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, और अलाई दरवाज़ा जो बना हुआ है वो दोस्तों जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो गेट है वो अलाई दरवाज़ा ही है। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया कहाँ पर, दिल्ली में। सीरी का किला दिल्ली में बनवाया, और हजार खंबा महल ये भी दिल्ली में इसने बनवाया। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला के अचूक एक विस्तृत और नमूने हैं। कौन कौन से, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, देखेंगे खंबा महल। अभी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस प्रकार हुई, क्योंकि उसके पश्चात में यहाँ पर षड्यंत्र कर रहा था एक व्यक्ति, कौन, जिसको इसने खरीदा था 1000 दिनार में, जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन धीरे धीरे क्या हुआ, इसके एक रोग हुआ था, जलोधर रोग हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब होती, जब एक दिन क्या होता है, मलिक काफूर भरी सभा में क्या करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी की अत्यंत स्थिति बिगड़ जाती है, उस समय ये क्या करता है, इनके छोटे पुत्र, खिलजी के सबसे छोटे पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है शहाबुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको वो छोटे क्या ये होते 6 वर्ष की, और केवल 6 वर्ष के होते हैं, और 6 वर्ष में ये क्या करता है, मलिक काफूर ये सुल्तान घोषित कर देता है उसे। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी जीवित होता है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी होती है, और यही चीज़ सुन करके वो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी सदमे के मारे मर भी जाता है कि सबसे छोटे पुत्र को, वो चाहता है सबसे बड़े पुत्र को बनाया जाए, लेकिन मलिक काफूर क्या करता है, वो अपने 6 वर्ष के पुत्र को क्या करता है, वो शासक बना देता है, सुल्तान बना देता है। जिसके कारण क्या होता है, अब क्या हुआ कि जो मलिक काफूर होता है वो मेन शासक बन जाता है, वो उसका संरक्षक बन जाता है और सब देख रेख करने लगता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के पश्चात में ये बात नहीं छजती है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा पुत्र होता है मुबारक शाह जो पुत्र होता है वो क्या करता है, मलिक काफूर की हत्या करवा देता है। अब मलिक काफूर का भी चैप्टर खत्म हो गया, और मुबारक शाह खिलजी के नाम पर क्या करता है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, जो मुबारक शाह खिलजी होता है, इसने अपने आप को, यानी इसने खलीफा के नियमों को नहीं माना। ठीक है, खलीफा को मान्यता नहीं दी, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि खिलजी वंश के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, आपको याद रखना, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इसके पश्चात में, कुछ समय के पश्चात में क्या होता है, यानी 4 वर्ष तो यह शासन करता है, 1316 से लेकर 20 तक। इसके पश्चात इसके जो बड़े भाई होते हैं उनका नाम होता है मुबारक हसन या खुसरो खां, जिस पर ये अत्यधिक विश्वास करता है, सबसे ज़्यादा विश्वास इसी पर करता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, यही इसकी हत्या कर देता है, ये विश्वासघात करता है। और खुसरो खां क्या करता है, 1320 ईस्वी में ही शासक बनता है, और उसके पश्चात हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या तुगलक वंश की जो संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दी जाती है। एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह वंश सबसे कम वर्ष तक शासन करता है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया। अब हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, यानी खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। तो ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी या मुबारक खिलजी। तो आपको पता है कि जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं वो दोस्तों हैं जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल किस वंश का था, अगर सबसे कम समय की बात की जाएगी तो ये था खिलजी वंश। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, हजार खंबा महल का निर्माण कराया, और सीरी का किला ये किसने बनवाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ठीक है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, तो ये मुख्य द्वार है दूसरे में आए हुए हैं जिनको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त पूछा गया क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने किससे 1000 दिनार में खरीदा, तो किसे खरीदा था 1000, जिसे 1000 दिनारी भी कहा गया,
तो ये मलिक काफूर को खरीदा था। और मलिक काफूर एक 7 फीट का लंबा चौड़ा हिजड़ा था जो जिसने लास्ट में खिलजी वंश पर एक प्रकार से वह शासन भी किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की किस सेनापति ने जो मंगोल सेना को लगभग 30 कोस पीछे ढकेल दिया, तो वो थे जाफर खां। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को दिल्ली बुला करके उन सम्मान पूर्वक उनको कौन सी उपाधि प्रदान की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रायन की उपाधि प्रदान की थी चंद्रदेव को। ठीक है। सल्तनत काल के किस शासक ने घोड़ा दागने एवं हुलिया प्रथा चलाई, तो हुलिया प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। और जब ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी उसके पश्चात में हम क्या करेंगे, 50+ आपको MCQ टाइप क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।